नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लीग ऑफ नेशन के बारे में देख लिया था। आज की वीडियो में हम यूएन के बारे में देखेंगे। हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद जो तबाही हुई उसको देखते हुए जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जो वॉर को प्रिवेंट करे। तब लीग ऑफ नेशन निकल के आया। बट लीग ऑफ नेशन में बहुत सारी कमियां और उसके फेलियर्स की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी उसी दौरान फिर से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वॉर को प्रिवेंट करे, जो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे दुनिया में, उसकी बात चलने लगी। देन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही दौरान जो ग्रेट पावर थी उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिए। फिर उसके बाद ये जो एफर्ट्स थे वो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस पर लेकर आए, जहां पर पहला यूनाइटेड नेशन चार्टर जो था अडॉप्ट किया गया। 51 नेशन ने इस चार्टर को साइन किया, जिसमें से जो 51st यानी कि 50 नेशन ने कर दिया, लेकिन जो 51st नेशन पोलैंड था उसने तभी बना था और तब उसने साइन किया उसको। आफ्टर चार्टर रेटिफाई होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को ये फोर्स में आया। यूनाइटेड नेशन फाइनली एस्टेब्लिश हो गया। यूनाइटेड नेशन के थोड़े एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जनरली इसके प्रियम्बल में ही बता दिए गए हैं कि यूनाइटेड नेशन कौन से सिद्धांतों पर काम करेगा। इसका प्रियम्बल बात करता है कि यूएन जो है वॉर को रोकने के लिए, यूएन जो है आया ही मतलब जन्मा ही एक वॉर से है, एक वर्ल्ड वॉर सेकंड से जन्मा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जन्मा है। और इसका उद्देश्य है कि पीस को फिर से लाना, फंडामेंटल ह्यूमन राइट को रिकॉग्नाइज करना और जो वॉर में कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनको उनमें फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करना और सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ द स्टेट को मेंटेन रखना, ठीक है, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। ये इसका प्रियम्बल बात करता है। कहा जाता है कि या यूनाइटेड नेशन को आप लीगल कैरेक्टर की तरह देखते हो, तो यस, यूनाइटेड नेशन एक लीगल कैरेक्टर है, क्योंकि ये आर्टिकल 1 इसका बात करता है कि यूनाइटेड नेशन जुडिशियल पर्सनैलिटी है, एक जुडिशियल पर्सनैलिटी की तरह काम करता है और इसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर डिस्पोज करने की और किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करने की पावर है। इसलिए हम इसको लीगल पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। फिर इसके पर्पसेस के बारे में बात करते हैं कि क्या मेन पर्पसेस हैं यूनाइटेड नेशन के। तो सबसे पहला पर्पस है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस है। इसका आर्टिकल 1 ही ये बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो एफर्ट कर देगा टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू इफेक्टिव एंड कलेक्टिव मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट टू द पीस एंड फॉर एक्सप्रेशन सस्पेंशन ऑफ एक्ट ऑफ एग्रेशन और अदर ब्रीच ऑफ पीस एंड टू ब्रिंग अबाउट बाई पीसफुल मीन एंड कन्फॉर्मिटी विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ, एडजस्टमेंट और सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट और सिचुएशन विच में लीड टू ब्रीच ऑफ पीस। तो ये आर्टिकल 1 इसका बात करता है। दूसरा, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, जो भी नेशंस हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन को एस्टेब्लिश करना। अनदर पर्पस इसका यही है कि जब फ्रेंडली रिलेशन होंगे तो हम लड़ाई को किसी हद तक रोक पाएंगे। ये किस प्रिंसिपल पर बात करता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल एंड टू टेक द अदर एप्रोप्रिएट मेजर्स टू स्ट्रेंथन यूनिवर्सल पीस। तीसरा है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। जो इसका थर्ड पर्पस है वो बात करता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, ह्यूमैनिटेरियन है, उनको ह्यूमन जो राइट्स हैं इसके रिगार्डिंग फंडामेंटल जो फ्रीडम है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बढ़ाना। चौथा प्रिंसिपल बात करता है कि यूनाइटेड नेशन को उसके जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करवाना। यूनाइटेड नेशन के जो 3 उद्देश्य ऊपर दिए गए थे उनको पूरा करवाना भी यूनाइटेड नेशन का ही एक उद्देश्य में आता है। अब इसके प्रिंसिपल्स आते हैं जो आर्टिकल 2 में दे रखे हैं यूनाइटेड नेशन के। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स। जो पहला प्रिंसिपल है वो बात करता है कि कानून की नज़र में जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के वो सब बराबर हैं और
ये प्रिंसिपल के परमानेंट जो मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास ज़्यादा पावर है जो अदर मेंबर है उनसे। फॉर डिसीजन ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जो अफर्मेटिव वोट है वो परमानेंट मेंबर्स का ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोई भी अमेंडमेंट चार्टर में होगा वो उन मेंबर्स के बिना नहीं हो पाएगा। ये एक उसका एक्सेप्शन ऑफ मेंबर इक्वल है, उसमें से ये 5 परमानेंट को जो स्पेशल पावर दी गई है, ये जो भी है ये एक एक्सेप्शन की तरह आप उसको देख सकते हो। दूसरा है मेंबर टू, जो सेकंड प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन का, इज दैट ऑल द मेंबर इन ऑर्डर टू एश्योर ऑल ऑफ देम द राइट एंड बेनिफिट रिजल्टिंग फॉर द मेंबरशिप शैल फुलफिल इन गुड फेथ द ऑब्लिगेशन एज्यूम्ड बाय अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट चार्टर। जो प्रेजेंट चार्टर में आपको जो भी ऑब्लिगेशन है आप उनको गुड फेथ में पूरा करोगे, ये मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल डिस्प्यूट का पीसफुल यानी कि शांति से और अच्छे तरीके से पीसफुली पालन होना चाहिए, मतलब सेटलमेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंस। फोर्थ प्रिंसिपल है कि जितने भी मेंबर्स हैं जिनके बीच में इंटरनेशनल रिलेशन है वो दूसरे मेंबर को ना ही थ्रीट करेंगे ना ही उनके ऊपर फोर्स करेंगे, उनकी इंटरनल पॉलिटी में या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। यूनाइटेड नेशन को जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी कॉमन एक्शन के लिए आप उसकी मदद करोगे, उन्हें असिस्ट करोगे, ये 5वां प्रिंसिपल बोलता है। 6वां प्रिंसिपल बोलता है कि नॉन मेंबर्स जो हैं वो भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, भले ही आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं हो। 7वां प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप कोई भी मेंबर स्टेट किसी दूसरी मेंबर स्टेट के डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब इसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेंबरशिप कैसे मिलती है यूनाइटेड नेशन में। इसका आर्टिकल ये जो बोलते हैं ये 2 तरह की मेंबरशिप आपको मिलती है इसमें। एक होते हैं कि ओरिजिनल मेंबर, जो यूनाइटेड नेशन जिस समय बना आपने तभी उस पर साइन किया था, वो ओरिजिनल मेंबर थे। दूसरा है स्टेट्स एडमिटेड एज मेंबर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ द चार्टर। दूसरा वो जो आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया गया इस यूएन चार्टर में। फिर जो ओरिजिनल मेंबर तो आपको समझ में आ गया, जिन्होंने डिक्लेरेशन पे 1 जनवरी 1942 को साइन किया सैन फ्रांसिस्को में, वो ओरिजिनल मेंबर हैं। सब्सिक्वेंटली अब जो है आर्टिकल 4 में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो एज आ मेंबर। तो स्टेट जो है यूनाइटेड नेशन में किसकी रिकमेंडेशन पर, सिक्योरिटी काउंसिल अगर रिकमेंड करती है तो जनरल असेंबली क्या इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी 2/3 मेजॉरिटी से। अगर 2/3 मेजॉरिटी मिली तो आप एज अ स्टेट मेंबर यूनाइटेड नेशन में एडमिट हो सकते हो। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 9 मेंबर की मेजॉरिटी तो होनी चाहिए तभी रिकमेंडेशन को माना जाएगा, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर तो होने चाहिए। आर्टिकल 4 जो है 4 कंडीशन की बात करता है, जो आप 5 कंडीशन की बात करता है जो आपको स्टेट एज अ स्टेट अप्रूव करेंगे। तो आप सबसे पहली बात एक स्टेट होनी चाहिए, स्टेट का मतलब एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए। दूसरा है इट मस्ट बी पीस लविंग, आप दंगे फसाद करते हुए नहीं दिखने चाहिए, आप पीस लविंग स्टेट होने चाहिए। या इट मस्ट बी एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ चार्टर, चार्टर में जो भी लिखा है उसे आप एक्सेप्ट करिए। इट मस्ट बी विलिंग टू कैरी आउट दोस एब्लिगेशन, आपकी इच्छा होनी चाहिए उन्हें कैरी आउट करने की। इट मस्ट बी एबल टू कैरी आउट दोस एब्लिगेशन, और आप इस लायक होने चाहिए कि आप उन एब्लिगेशंस को निभा सकें। तो ये जो है इसकी कंडीशन है कुछ। फिर उसके बाद बात करता है कि क्या हम किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 5 इसकी बात करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को अगर ऐसा लगता है कि कोई भी जो है मेंबर स्टेट जो है कंडीशंस के विपरीत जा रहा है या फिर यूनाइटेड नेशन की जो कंडीशंस हैं उनको नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो क्या कर सकती है, उसके राइट एंड प्रिविलेजेस को छीन सकती है और उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है। और जब उसको लगता है कि अब सब ठीक है तो उसके राइट एंड प्रिविलेजेस को रीस्टोर भी कर सकती है। अब क्या किसी मेंबर को परमानेंटली एक्सपल्शन कर सकते हैं किसी का, तो आर्टिकल 6 बोलता है जी हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। अगर तुम यूएन चार्टर के प्रेजेंट चार्टर के प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हो
तो सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर आपको हमेशा के लिए यूएन चार्टर से हटा भी सकती है। अब क्या कोई मेंबर खुद विड्रॉल कर सकता है? तो लीग ऑफ नेशन में विड्रॉल का ऑप्शन था कि आपको 2 साल पहले का नोटिस देना पड़ेगा अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो, या फिर अगर आपने किसी अमेंडमेंट पर राजी नहीं किया, किसी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका ऑटोमेटिकली विड्रॉल माना जाएगा। लेकिन जब यूएन बना तब बहुत सारी डिबेट हुई कि क्या हम विड्रॉल का ऑप्शन रखें, तो उसमें फाइनली कुछ ऐसा निकल के नहीं आया कि हमें विड्रॉल रखना चाहिए। फिर उसके बाद अभी तक कोई विड्रॉल नहीं हुआ एक्सेप्ट वन विड्रॉल। 1965 में इंडोनेशिया ने विड्रॉल डिक्लेयर कर दिया था यूनाइटेड नेशन से। ये स्टेप उसने मलेशिया के लिए लिया था, क्योंकि मलेशिया को यूएन ने नॉन परमानेंट मेंबर बना लिया था, जबकि मलेशिया के साथ इंडोनेशिया का टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। इसलिए उसने मलेशिया को देखते हुए अपना विड्रॉल ले लिया, लेकिन बाद में फिर उसने री एडमिट कर लिया गया, तो उसका विड्रॉल वॉइड हो गया। तो एज सच ऐसा विड्रॉल का कोई प्रोविज़न अभी तक यूएन में देखने को नहीं मिलता है। जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, वो सबसे पहला है जनरल असेंबली, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो अभी काम नहीं करती है, 5वां है द सेक्रेटरीट, और 6वां है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं इसके।